आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। यानी ट्रांजिस्टर की जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है आज उसकी हमने डिटेल देखनी है। ट्रांजिस्टर क्या होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसको अगर मैं रिवाइज कराऊं, जो कि इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट के फ्लो को कंट्रोल करती है, यानी चार्जेस के जो फ्लो है जिसको करंट कहते हैं उसको कंट्रोल करती है ये डिवाइस। और इसकी तीन टर्मिनल्स होती हैं जो कि आपके पास एक इमिटर, एक बेस और एक कलेक्टर कहलाती है। इमिटर जहां पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, कलेक्टर जहां पे निस्बतन इमिटर के इलेक्ट्रॉन थोड़े कम होते हैं लेकिन आपके पास होते हैं, जबकि बेस जो है वहां पर पॉजिटिव यानी पी टाइप बनाया जाता है, यहाँ पे होल्स लाए जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ एन पी एन ट्रांजिस्टर की। इसी तरीके से ट्रांजिस्टर एक पीएनपी भी होता है जहां पर इमिटर जहां पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अगर ले आऊँ और निस्बतन इमिटर की कलेक्टर में थोड़े कम पॉजिटिव और फिर बेस के अंदर नेगेटिव, तो ये पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर कहलाता है। जबकि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने ये देखा था कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जिसमें जो बेस है वो सर्किट में हम ऐसे कनेक्ट करते हैं कि वो इनपुट और आउटपुट दोनों में आ रही हो, यानी वो कॉमन हो इनपुट और आउटपुट पे। इनपुट जहाँ पे हम सिग्नल दे रहे हैं, आउटपुट जहाँ पे हमें एक आउटपुट मिल रही है वोल्टेज और करंट की फॉर्म में, जबकि वोल्टेज क्या है, करंट पैदा करने की वजह। कॉमन बेस की कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल देखने के लिए यहाँ पर एक सर्किट लिया है जिसकी सर्किट डायग्राम आप लोगों के सामने है, जिसके अंदर ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसकी ये वाली साइड जो है ये टर्मिनल इसका बेस कहला रहा है और ये इमिटर, जबकि ये वाली जो साइड है ये आपके पास क्या है, कलेक्टर है। और ये याद रखिएगा ये जो ट्रांजिस्टर है ये मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। एनपीएन का मतलब कि यहाँ पर आपके पास ये जो इमिटर है ये आपके पास एन टाइप है, जबकि ये बेस पी टाइप है, जबकि ये कलेक्टर भी क्या है, एन टाइप है। और इनको मैंने कनेक्ट कुछ इस तरह किया है कि अगर आप देखें तो बेस यहाँ पर इधर भी कनेक्ट है इस वाली साइड से, इसके थ्रू अगर आप देखें यहाँ से ये कनेक्ट है, जबकि इधर भी कनेक्ट है। ये आपके पास एक इनपुट है जो कि बैटरी मैंने लगाई है। यहाँ पर मैं इनपुट को देखूंगा जिसमें जाहिर है इनपुट में आपके पास कौन सी चीज़ें हैं, वोल्टेज होगा कि यहाँ पर इन दो टर्मिनल के अक्रॉस जो कि बेस और इमिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आ रहा है, जबकि इनका जाहिर है इस वोल्टेज का मतलब कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो वो करंट भी हम देखेंगे। जबकि आपके पास बैटरी है जिसका ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव और यहाँ पे दूसरी बैटरी है जो कि आउटपुट पे हमें पता है कि जो बेस है वो एक तो इनपुट के साथ भी कनेक्ट होता है, आपके पास कॉमन बेस में इमिटर बेस जो है वो एक इनपुट पे आ रहे हैं जबकि कलेक्टर बेस आउटपुट पे आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर ये एन टाइप है तो ये बैटरी के साथ मैंने इसको नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, जबकि ये बेस पॉजिटिव है और इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर को जिसमें एन टाइप को नेगेटिव और पी टाइप को पॉजिटिव के साथ किसी भी उसको कनेक्ट करते हैं तो ये आपके पास बाइसिंग कर रहा हूँ, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये बाइसिंग हो रही है। और बाइसिंग भी कौन सी वाली, फॉरवर्ड बाइस, जिसमें एन टाइप जो है वो नेगेटिव और पी टाइप जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। जबकि इधर अगर आप देखें तो ये एन टाइप है, ये कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ कनेक्ट है। और इसको फिर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमने इसको रिवर्स बाइसिंग यानी रिवर्स बाइसिंग की हुई है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग करने का फ़ायदा क्या होगा ये आगे हम जानेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इमिटर से करंट आ रहा है, बेस से इमिटर की तरफ जो करंट जा रहा होगा वो फॉरवर्ड बाइस होगा तभी आसानी से फ्लो कर पाएगा और उस फ्लो ऑफ करंट को फिर हम देखेंगे। अब थोड़ी मजीद लेबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि इमिटर से करंट जा रहा है, तो इमिटर से करंट जो है जो कि फ्लो करके यूं इस तरफ मूव होगा, चूंकि एन पी एन है तो इस तरफ जाता है करंट, जिसका एरो यहाँ पर भी है। तो इस इमिटर से जो इमिटर वाला जो करंट है उसको आई ई कह देता हूँ, जबकि बेस वाला जो करंट जो कि अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर करके जाएगा, जबकि कलेक्टर में ये आप कह लें कलेक्टर का जो करंट है वो आपके पास इधर होगा जिसको आई सी और इसको आई बी कह देता हूँ। लेबल भी करते हैं, ये आपके पास इमिटर करंट, जबकि ये बेस लेबल कर लिए और साथ अब ऊपर कलेक्टर करंट भी लेबल कर लेते हैं। अब ये तो बेसिक्स होगी ना, सर्किट कैसे ड्रॉ किया ये बेसिक्स होगी। जो इनपुट वोल्टेज है जो कि ये है उस पर अगर आप देखें तो इमिटर और बेस इनपुट पे हैं, तो यहाँ पर जो उस वोल्टेज को मैं क्या कहता हूँ कि वो इमिटर बेस यानी बी ई, मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि वो क्या है, इनपुट वोल्टेज। जबकि आउटपुट वोल्टेज पे चूंकि बेस और कलेक्टर है तो यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज होगा उसको वी सी यानी वी कलेक्टर बेस जो वोल्टेज है वो। अब हम देखेंगे कि वी बी ई और
जो इमिटर करंट है जो कि इनपुट की तरफ आ रहा है, तो उसको आपस में, जिसको हमने यहाँ पर स्टडी किया था कॉमन बेस पे कि इनपुट पे जो आपके पास वोल्टेज और करंट होता है उसका हम आपस में रिलेशन देखेंगे, और उसको हमने इनपुट करेक्टरिस्टिक कहा था, वो हम देखेंगे, और फिर आउटपुट करेक्टरिस्टिक को भी बाद में देखेंगे, जो कि यहाँ पर VCB और जो जो कलेक्टर करंट है वो उसका आपस में रिलेशन, जो कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल हम इनपुट करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, जिसको देखने के लिए हम एक ग्राफ देखेंगे, यानी रिलेशन देखेंगे IE और VBE का। लेकिन उसकी तरफ बढ़ने से पहले कैसे हम देखेंगे, कैसे रिलेशन देखेंगे। अब आपके सामने एक ये वोल्टेज है और एक ये वोल्टेज है, जाहिर है इसका एक इफेक्ट होगा इसके ऊपर, क्योंकि कनेक्शन एक साथ ही हुई है। तो आपके पास हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में इफेक्ट देखने के लिए हम ये चाहेंगे भी और हमें करना भी पड़ेगा कि VCB को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ताकि हम इन दोनों का आपस में रिलेशन देख सकें। अगर हम इसको कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो इसका भी इफेक्ट आएगा, और उससे हमारे लिए इनका आपस में रिलेशन IE का और VBE का जो रिलेशन है वो हम सही तरह स्टडी नहीं कर पाएंगे। यही बात मैं इधर लिख देता हूं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट रखेंगे VCB को, क्योंकि कलेक्टर बेस के दरमियान वोल्टेज की बात हो रही है। इसको कांस्टेंट रखने के बाद क्या रिलेशन आता है, इसको मैं इस एक ग्राफ से बताता हूं, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लेबल और ऑलरेडी ये बनाया मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसको हम एनालाइज करते हैं। अब आपके पास ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने वोल्टेज VBE को लिया हुआ है, जबकि वाई एक्सिस पे IE जो कि इमिटर करंट है उसको लिया हुआ है, जो कि बहुत छोटा मिली एम्पेयर में है। और इसको अगर देखें तो आपके पास तीन डिफरेंट लाइंस हैं, तीन डिफरेंट ग्राफ हैं। इसमें मैंने क्या किया कि VCB की एक वैल्यू रखी 1 वोल्ट, यानी इसको एक 1 वोल्ट रख के इसको मतलब कांस्टेंट कर दिया, अब 1 वोल्ट से चेंज नहीं किया, और VBE को बढ़ाता रहा और IE को ऑब्जर्व करता रहा कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो ये आपके पास ये वाली एक लाइन आ गई। फिर मैंने क्या किया, VCB को कांस्टेंट रखा, मतलब उसकी जो भी वैल्यू है ये 10 रख दी, थोड़ी बढ़ा ली, तो वो कांस्टेंट रखने के बाद दोबारा से VBE को चेंज करता रहा और IE को ऑब्जर्व करता रहा कि क्या आता है ग्राफ, तो वो ये आया। फिर उसके बाद आपके पास VCB को एक और वोल्टेज वैल्यू देकर थोड़ी और ज्यादा करके, पहले कम फिर ज्यादा फिर और ज्यादा करके, फिर दोबारा से IE और VBE को स्टडी किया आपस में कि VBE बढ़ाने से IE पे क्या फर्क पड़ रहा है। अब वजह होगी तो करंट आएगा ना, वजह यानी वोल्टेज होगी तो आएगा। इस वजह से जो वजह है, यानी जो इंडिपेंडेंट है वो है आपके पास वोल्टेज जिसको एक्स एक्सिस, और करंट जो कि आई जो कि मैंने वाई एक्सिस के ऊपर रखा है। अब अगर आप ग्राफ के अंदर ऑब्जर्वेशन देखें तो ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, एक तो आपके पास VBE बढ़ाने से आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरफ यानी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी आपके पास ये जो लाइन है, ये जो लाइनें हैं या वैल्यूज हैं किसकी, करंट की, वो एक तो बढ़ रही हैं, यानी अगर आप देखो VCB बढ़ रहा है, VCB बढ़ाने से करंट भी बढ़ रहा है उतने ही उस पर, जबकि एक तो लेफ्ट को शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है इसको भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ शुरू में आपके पास यहाँ तक एक फिक्स पॉइंट तक आपके पास, जिसको ये लेबल में कर देता हूँ, यहाँ तक आपके पास जो वैल्यू है करंट की वो नहीं है, जीरो है। हालांकि वोल्टेज आ रहा है लेकिन वैल्यू जीरो है। वोल्टेज जा किधर रहा है, क्यों जीरो है, ये सीधी लाइन क्यों आई है, इसको भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो ये जो वोल्टेज और करंट के दरमियान एक ग्राफ आया है, ये सीधा नहीं बल्कि एक कर्व से आई है, ऐसा ही है। कर्व का मतलब ये नॉन लीनियर ग्राफ आया है। अब नॉन लीनियर वैसे अगर आप देखो तो हमें एक बात पता है कि जब हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वोल्टेज अगर इधर करंट इधर ले लूं, तो आपके पास कंडक्टर्स के लिए जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर्स के लिए वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है लीनियरली और एक स्ट्रेट लाइन आती है, जिसको हम ओहमिक ग्राफ या ओम्स लॉ के मुताबिक, जिसमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के है, तो उसके मुताबिक ये ग्राफ आता है और एक स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन ये कंडक्टर्स के लिए होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, जो कि ट्रांजिस्टर जिससे मिलकर बना है, तो उसके लिए इस तरह का एक कर्व आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली वैसी ही कर्व है, और इसको हम देखेंगे अभी कि ये लाइन स्ट्रेट क्यों आ रही है और ये लेफ्ट को क्यों शिफ्ट हो रहा है डिटेल से। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि इस ग्राफ को डिटेल से स्टडी करने के लिए मैंने यहाँ पर एक उसी जो NPN ट्रांजिस्टर की जो अंदर की कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे ले आऊँ, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। इसमें मैंने कहा कि कौन सी चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि क्यों जो इमिटर करंट है वो स्टार्ट में ज़ीरो है, वाई इमिटर करंट ज़ीरो इन द स्टार्ट, इस रीजन की या इस वक्त की बात कर रहा हूँ। कनेक्शन कैसी हुई हुई थी उसको अगर मैं कनेक्ट करूँ तो ये मैंने कनेक्शन कर दी, जो कि बिल्कुल सिमिलर है ऐसे ही, बस वो मैंने थोड़ा
शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, क्योंकि मेन चीज़ हमें पता है कि कनेक्शन कैसे है, जस्ट हमने एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे बनाई है और साथ वोल्टेजेस भी लिख दिया। अब इसका जो जवाब है कि ये जीरो क्यों है, इसके लिए हम अगर देखें आपके पास जो आई ई करंट है, यानी इस वाले रीजन को बेस और इमिटर वाले रीजन को देखें, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। हमें पता है कि जब एन टाइप और पी टाइप आपस में हम मिलाते हैं तो इनके दरमियान यहाँ पर ना एक रीजन बनता है, जिसको मैं येलो कलर से अगर शो कराऊं तो ये रीजन इस पी और एन टाइप के बीच में बनता है। इस रीजन को डिप्लीशन रीजन कहते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले। अब होता यह है कि आपके पास, चूंकि आपके पास जो इमिटर बेस ये वाली चीज है, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस। तो शुरू में जो वोल्टेज जा रहा है बेस की तरफ से यूं करके यूं जा रहा है। आप अगर देखें तो यहां से उस साइड पे जाहिर है जो करंट है, सॉरी जो चार्जेस हैं उन्होंने मूव करना है फ्लो के लिए। तो आपके पास ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बेसिकली रुकावट होती है। आप कह लो कि पी टाइप के जो होल्स हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इन दोनों इस इलेक्ट्रॉन को इस होल पे जाके मिलने नहीं देती, यानी ये इन दोनों को मिलने से रोकता है ये रीजन। अब अगर रोक रहा है, इट मीन्स कि अगर यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन ने, फर्ज करें यहाँ से किसी बेस से, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन ने जाना है इमिटर की तरफ, तो उसको ये रीजन को ओवरकम करना पड़ेगा, यानी इसको पार करना पड़ेगा। तो वो पार करने के लिए जो वोल्टेज असल में इस्तेमाल हो रहा है वो बीई है, जो कि शुरू में है। यानी कि असल में जो डिप्लीशन रीजन है उसको ओवरकम करने के लिए जो शुरू का यहाँ से लेकर, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पर करंट जीरो है, वो बेसिकली करंट क्यों जीरो है, क्योंकि वो जो वोल्टेज इस्तेमाल हो रहा है वो ओवरकम करने के लिए, डिप्लीशन रीजन को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ताकि फिर चार्जेस फ्लो करें। तो जो ही वो ओवरकम होता है एकदम से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब दूसरी बात की बात करते हैं कि आपके पास ये जो करंट है ये इंक्रीज क्यों हुआ। इसकी भी वजह ऐसी ही है कि आपके पास एन और ये पी आपस में मिले हैं, तो यानी इनके दरमियान भी एक डिप्लीशन रीजन होगा, जिसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से शो करा रहा हूँ, जिसको मैं जस्ट ये देखें, ये बीच में बेस पतला सा है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या था, बेस और कलेक्टर क्या थे, इसको अगर हम देखें तो ये क्या थे, ये रिवर्स बायस थे। रिवर्स बायस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक रुकावट है, वो अब उससे करंट फ्लो नहीं हो रहा, कि जो आपके पास ये डिप्लीशन रीजन है, ये रिवर्स बायसिंग से क्या हो जाता है, ये इसकी जो विड्थ है ये कम, सॉरी ज्यादा होने शुरू हो जाती है, जबकि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में कम हो रही थी। ये दोनों चीजें हम जब पीएन जंक्शन डायोड के अंदर पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने इसकी पूरी डिटेल देखी थी। पीएन जंक्शन डायोड बनता बनता कैसे, जिसके अंदर हमने फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस के अंदर हमने ये देखा था कि आपके पास जब सर्किट फॉरवर्ड बायस हो पीएन जंक्शन, तो उसके अंदर जो डिप्लीशन रीजन है वो कम हो रहा होता है, जबकि रिवर्स बायस के अंदर आपके पास वो जो डिप्लीशन रीजन है वो ज्यादा हो रहा होता है। अब डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस से, जो कि रिवर्स बायस होने की वजह से हुआ, यहाँ से जो करंट है वो इतना नहीं फ्लो हो रहा होता, यानी वो आप कह लें एक रुकावट है, फ्लो नहीं हो रहा। अब उससे होता यह है कि जो बेस से करंट ने जाना होता है इमीटर की तरफ, असल में ये जो रिवर्स बायसिंग जिससे डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है, ये बेसिकली हेल्प कर रहा है, एक एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड कर रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उधर जाएं। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उधर जाने का मतलब कि एक सपोर्ट मिल रही है, उस सपोर्ट से आपके पास ये जो इमिटर करंट है, जो कि ये जिसको मैं यहाँ से इस तरफ शो करूं, तो वो जो करंट है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक कलेक्टर और बेस की रिवर्स बायसिंग से एक हेल्प मिल रही है इमिटर करंट को, ताकि वो बढ़ जाए। इस वजह से आपके पास जो वीसीबी जितना बढ़ाऊंगा उतनी रिवर्स बायसिंग ज्यादा होगी, डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, उतनी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी इमिटर करंट को। और ये चीज़ हमें ग्राफ में भी नज़र आ रही है, जिसमें अगर मैं एक सीधी लाइन लगाऊं ताकि मैं इस कंपैरिजन कर सकूं, तो आपके सामने एक फिक्स वोल्टेज के ऊपर, फिक्स वीबीई के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर जब वीसीबी 1 वोल्ट था तो आपके पास इतनी सपोर्ट नहीं थी, और आई की एक वैल्यू थी जो कि आपके सामने ये वाली थी, ठीक है, जिसको आप कह लो 4 और 5, यानी 4.5 तकरीबन 4.6 4.5 के राउंड अबाउट है मिली एम्पेयर, वो छोटा करंट है। जबकि अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके सामने क्या है कि मैं वीसीबी बढ़ाने से और सपोर्ट ज़्यादा हुई, और आपके पास जो करंट है वो थोड़ा बढ़ गया, वो हो गया 6.1 या 6.2, थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद आप मजीद आगे देखो तो ये और ज़्यादा बढ़ गया, वीसीबी जब 20 वोल्ट हो गया तो वीसीबी की वैल्यू, सॉरी आई की वैल्यू तकरीबन 9 के राउंड होगी, 9 मिली एम्पेयर। इस ग्राफ को, जो कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ था, उसको हमने डिटेल से स्टडी किया। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसमें आपके पास जो यहाँ पर आपके पास ये जो वी आई सी और वी सी बी के दरमियान जो एक रिलेशन होगा, उसका ग्राफ हम अगली वीडियो में देखेंगे।
तो आज हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में बात की और उसकी जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक थी उसकी डिटेल देखी।